गणित ओलंपियाड के क्रम के अनुसार अगले चक्र में चलते हैं और लेते हैं अगला प्रश्न। तो इसका पहला प्रश्न है, इसमें यानी 81 नंबर का प्रश्न है जो वो 10% वार्षिक दर से 2000 रुपये का 2 सही 1/2 यानी 2.5 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा? 110 रुपये या 310 रुपये या 200 रुपये या 220 रुपये। देखिए इसको निकाल लीजिए पहले। तो चक्रवृद्धि ब्याज का सूत्र होता है A बराबर P 1/100 की T। तो देखिए ये 2.5 साल यहाँ पे वर्ष दिया है, तो एक बार हमको 2 बार लगाना पड़ेगा। तो A बराबर P A/1/T, तो 2 साल का निकालेंगे प्लस 6 महीने का। और 6 महीने में क्या कर देते हैं, यहाँ पे जो T2 लिखा था यहाँ पर वो 1/2 यानी ये भीतर आ जाएगा। तो ये 10/2 और ये जो यहाँ पर दर आधी हो जाती है, एक वो उसका आंसर भी दिया था वहाँ। तो यहाँ पर हल कर लीजिए, इसको हल करके देखेंगे तो इधर को काट पीट के 11/10 हो जाएगा। इधर को हल करेंगे तो 2 पंचे 10 और 5 से काटेंगे तो 20 बार, तो ये हो जाएगा 21/20। अब देखिए यहाँ पर जब ये हो जाएगा ये हिसाब किताब, तो और आगे बढ़ाएंगे तो 11/2 माने 2 बार इसका गुणा हो गया, ये आ गया 21/20। अब काट पीट के दे दीजिए तो कितना आ रहा है 121 पर गुणे 21, तो ये आ जाएगा 25/21। अब चक्रवृद्धि ब्याज पूछ रहा था, कितना पूछ रहे थे वो? ब्याज जो निकली देखिए मिश्र धन में से मूलधन घटा देने पे ब्याज निकल, यानी A में से P घटा देती है और ये आता है 541। लेकिन आपके पास यहाँ पर कोई भी ऑप्शन इन्होंने नहीं लिखा है, आंसर आता है 541। हो सकता है प्रिंट हो या जानबूझ के किया हो गया, पता नहीं, पर ये सवाल अगर 541 नहीं है तो इसके आंसर सारे गलत हैं। और अगर 541 मिसप्रिंट है तो ध्यान से आपको याद रखना है कि 541 यहाँ पर आएगा, या इस तरह से कोई सवाल बदल दे तो आपको ध्यान रखना है ऐसे। ये आंसर है मेन, उसमें चारों में ऑप्शन ऑलरेडी दिया ही नहीं है इस वक्त, तो कई बार हो जाता है ऐसा भी। तो देखिए आगे चलते हैं कि पूर्णांक संख्याएं किस संक्रिया के अंतर्गत सम्मिलित नहीं है? योग के अंतर्गत, व्यवकलन के अंतर्गत, गुणन के या विभाजन के अंतर्गत। देखिए जो पूर्णांक संख्याएं हैं वो हमेशा योग के अंतर्गत सम्मिलित होता है। इसका मतलब पूर्णांकों को जोड़ेंगे तो कहीं ना कहीं मिल जाएंगे, घटाएंगे तो भी मिल जाएंगे, गुणन करेंगे तो भी कहीं ना कहीं आगे प्राप्त होती हैं। लेकिन विभाजन में सम्मिलित नहीं है, इसका मतलब विभाजन में फिट नहीं बैठी। कैसे? जैसे मान लीजिए कोई एक संख्या है 5, या 0 को 5 से भाग देंगे तो क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा। लेकिन 5 को 0 से भाग देंगे तो ये संख्या परिभाषित ही नहीं है, क्योंकि भाग में ये इसीलिए फेल हो जाती है यहाँ पर, यानी 0 का भाग देने पे ये जो है पूर्णांक संख्याएं फेल हो जाती है, अर्थात विभाजन के नियम का इसमें पालन नहीं होता है, अर्थात सम्मिलित नहीं होती हैं। ये ध्यान रखना है हमें। बहुभुज है, बहुभुज में ये 4 चित्र देखिए दिए गए हैं, ध्यान से देखिए। ये देखिए एक स्टार इधर बना हुआ है, 6 स्टार का है, एक 5 स्टार का है, एक भी इधर भी 6 की भुजाएं हैं और इधर दी है। तो बहुभुज की परिभाषा क्या होती है समझ लीजिए। बहुभुज वो होता है कि जिसकी आकृति एक तो सरल हो और दूसरे को काटे नहीं। तो ये तो काट दिया, ये बाहर हो गया, ये भी काट दिया, बाहर हो गया, और ये देखिए डी वाला क्या करता है, बाकी तो ठीक है, एक वाला गोल हो गया, वक्र हो गया, यानी काट भी, यानी कि आपको सरल होना चाहिए, काटना नहीं चाहिए, और ये रेखाखंडों में होना चाहिए। तो यही वाला जो है देखिए सारे रेखाखंडों में भी है और किसी को काट नहीं रहा और सरल आकृति में भी है, इसीलिए इसको बहुभुज बोलेंगे। ये वक्र में के कारण बाहर हो गया, ये काटने के कारण बाहर हो गया, इसने भी एक दूसरे को काट दिया, इस कारण से बाहर है। तो हमारा जो है बहुभुज की परिभाषा में केवल सी वाला बैठ रहा है, ये ध्यान रखना है। अगला ले लीजिए कि प्रश्न 84 ये कह रहे हैं कि 18 स्क्वायर व 19 स्क्वायर के मध्य कितनी संख्याएं हैं जो वर्ग नहीं हैं? पहला दिया है 35, दूसरा 36, तीसरा 37 और 38। तो 19 का वर्ग होता है जी, निकाल लो, 361 होता है, और ये 18 का वर्ग होता है 324। दोनों को घटा दीजिए तो बचता है 37, अर्थात इनके बीच में 37 संख्याएं हैं जो कि पूर्ण वर्ग यानी वर्ग नहीं बनेंगी। अगला प्रश्न ले लेते हैं कि ये चित्र होता है वर्गमूल के चित्र के बीच में, अगर यहाँ 3 लिख दिया, इसका बोलते हैं घनमूल।
तो ऋण 0.00000001 यानी 5 शून्य और 1 का मान क्या होगा। तो जी इसका आंसर यहाँ दिए हुए, यहाँ पर आप पहले हल कर लीजिए। तो इसको पहले कैसे लिख देते हैं, देखिए घनमूल का मतलब होता है कि घाते 1/3, इसमें से चिन्ह बाहर ऋण का निकाल लीजिए और इसको परिवर्तित कर लीजिए, 1 ऊपर लिख लीजिए और कुल अंक कितने थे, शून्य के दशमलव के बाद 1 तक 6, तो 1 के बाद 6 शून्य लगा दीजिए। अब 1 के बाद 6 शून्य लगाने का मतलब होता है कि 2 2 के अगर ट्रिक बनाऊंगा तो 1/100 बन जाएगा। 1/100 की घाते 3 लिख सकता हूँ मैं। तो 3 से 3 अगर वो सूत्र के अनुसार, ये जो हमारे जो सूत्र होते हैं उनमें ये मतलब ये घातांक के नियमों के आधार ये 3 से 3 कट गया, बचा 1/100। 1/100 को बदल दीजिए तो 0.01 हो जाएगा। चूंकि ऋण पहले से बाकी था ही तो वो ऋण लगा दिए। देखिए कहाँ पर है ये ठहरा डी में, तो हमारा आंसर डी लगा लेना है। अब इसी तरह का अगला प्रश्न ले लीजिए कि सौरभ ने एक घड़ी 784 रुपये में क्रय की जिसमें 12% GST सम्मिलित था। GST जोड़ने के पूर्व घड़ी का मूल्य क्या था। ये ऑप्शन दिए गए हैं, जरा पहले निकाल लेते तो समझ में आ जाए क्या है। तो जी GST मतलब गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, कुछ GST का फुल फॉर्म है। तो मानव वस्तु का प्रारंभिक मूल्य 100 रुपये है मान लीजिए, क्योंकि अभी यहाँ पर कोई और तो कुछ दिया नहीं, एक्सेस से नहीं आएगा। तो GST 12% है, तो GST माने उसमें 12 रुपया जोड़ना पड़ेगा, 100 में 12, तो सम्मिलित मूल्य हो जाएगा 112 रुपये। अब इसका निकाल लीजिए, जब बिक्री यानी 112 रुपये है बिक्री मूल्य है, तब प्रारंभिक मूल्य था 100, 1 पर हो जाएगा 100/112 है। तो कितने पर निकालना था, 784 पर। तो ये आ जाइए 784 पर 100 × 784/112 काट पीट दीजिए, आ गया 700 रुपया। तो ये जो है इसका आंसर हो जाएगा 700 रुपया, ये दिया हुआ है डी में। अगला प्रश्न ले लीजिए कि महाकाल लोक 850 करोड़ में निर्मित हुआ। महाकाल लोक से जानते हैं कहाँ पर बना है, ये उज्जैन में बना हुआ है अभी, जिसका उद्घाटन प्रधानमंत्री मोदी ने किया। ये उज्जैन में महाकाल नगरी है उज्जैन की, वहाँ पर ये 850 करोड़ रुपए में उसको निर्मित किया गया है। और ये पूछ रहे हैं कि अंतर्राष्ट्रीय संख्या पद्धति में यह राशि कितनी होगी। तो अंतर्राष्ट्रीय पद्धति में ये यहाँ पर दिया गया है कि 8.5 मिलियन या 85 मिलियन या 8.5 बिलियन या 85 बिलियन, आप किस में आएगा ये बताना है। तो जी शुरू करते हैं जी। पहले तो हमको ये पता चलना चाहिए कि ये भारतीय पद्धति क्या होती है और अंतर्राष्ट्रीय पद्धति क्या होती है, जरा इसको एक बार समझ लीजिए। तो पहले लिखना आप करोड़। भारतीय पद्धति में कैसे चलते हैं हम लोग, इकाई दहाई सैकड़ा, फिर हजार के 2 होते, फिर लाख के 2, फिर करोड़ के, फिर अरब, फिर खरब, फिर ऐसे करके बढ़ते हैं। और अंतर्राष्ट्रीय पद्धति में कैसे चलते हैं, 1 10 100 1000 1000 10,000 100,000 1 मिलियन 10 मिलियन 100 मिलियन एंड 1 बिलियन 10 मिलियन एंड 100 बिलियन, ऐसे करके बढ़ते हैं। तो पहले ये जो 850 करोड़ को लिख लीजिए, कैसे लिखते थे, देखिए इकाई दहाई सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, यहाँ तक तो आ गया। लेकिन वो कह रहे हैं ये 2 नहीं 850, तो इसको आप 850 लिख दीजिए और बाकी के शून्य सामने लगा दीजिए। अब इस तरह जो है, अब इसी को अंतर्राष्ट्रीय पद्धति के हिसाब से की काउंटिंग करा दी। इस तीनों शून्य के नीचे ये 3 शून्य, इधर 2 के नीचे, मतलब कुल गिन लीजिए कितने हैं। तो 3 2 5 2 7 1 8 शून्य, तो यहाँ भी लगा लीजिए 3 3 6, और ये पहले यहाँ तक पूरा अंक देख लीजिए, 3 2 5 2 7 3 10 अंक हैं, तो यहाँ बना लीजिए 3 3 6 3 9 1 10 0 बना लिया। इसका मतलब ये फिटिंग बना लीजिए अंतर्राष्ट्रीय पद्धति वाली। अब देखिए पढ़ना कैसे है। तो हिंदी वाली जो पद्धति में 3 के बाद 2 2 अंकों पे दशमलव लगाते हैं, ये मतलब कॉमा लगाते हैं। यहाँ पर 3 3 अंकों पे लगाते हैं। तो देखिए ये 1 10 100 1000 10,000 100,000, फिर ला जाएंगे, अब आ जाएंगे मिलियन में, तो 1 मिलियन 10 मिलियन 100 मिलियन, और ये बचा 8, तो ये आ जा रहा है बिलियन में। यानी कि मिलियन में 500 मिलियन है और बिलियन में है 8, यानी कि 8.5 बिलियन। जैसे हम लोग हिंदी में पढ़ते
है ना। अगर मान लीजिए ये इसको हिंदी में पढ़ते तो ये बन जाता 8 अरब 50 करोड़ बनता, लेकिन इसको चूंकि 850, 1 अरब जो है 100 करोड़ के बराबर होएगा, तो वो जो है इधर जो है 800 करोड़ हो गया। 800 करोड़ मतलब 8 अरब और 50 करोड़ लिया, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 8.5 बिलियन। यानी इसको ऐसे पढ़ेंगे 8.5 बिलियन। तो यहाँ पर कहाँ लिखा है, सी में लिखा है। थोड़ा सा इसकी प्रैक्टिस कर लीजिएगा, ये इस तरह के क्वेश्चन आने लगे हैं। परिमेय संख्या नहीं है। परिमेय संख्या देखिए जी, 0 भी है, 1 भी है, ऋण 1/2 भी है, लेकिन 1/वर्गमूल 2 वर्गमूल जिसमें लग जाएगा वो परिमेय नहीं होगा, याद रखना है, ध्यान रखना है। तो ये जिसमें वर्गमूल लगा दे वो अपने आप बाहर कर दीजिएगा, वो परिमेय नहीं होएगी, तो ये अपरिमेय हो जाती हैं। अब 1/2 व ऋण 1/2 के बीच में कितनी परिमेय संख्याएं हैं, 0, 1 या 3। तो जी 2 संख्याओं के बीच में अनंत परिमेय संख्याएं होती हैं। अंक नहीं पूछ रहे हैं कितनी, तो कितनी नहीं, अनंत होती हैं, वो हमेशा काउंटिंग के बाहर होती हैं, जितना करते जाएंगे वो बाहर बढ़ती चली जाती हैं। तो इसमें आंसर लिखेंगे अनंत। दी गई आकृति का क्षेत्रफल, अगला प्रश्न ये कह रहे हैं। तो ये देखिए एक ऐसा आकृति दी गई है, षटभुजी है, और ये पूछ रहे हैं 4 वर्ग इकाई, 4.5 वर्ग इकाई या 5 या 6 वर्ग इकाई। देखिए इसको करने का क्या तरीका होता है, और तो कुछ दिया नहीं। ये का एरो दोनों इधर जा रहा है, इसको पिचका दीजिए। तो इसको अगर पिचकाएंगे, ये इसको पिचकाया तो ऐसा हो गया, ये पिचकाया तो ऐसा, ये पर बिल्कुल वर्गाकार हो गया। और वर्ग में क्या होता है, 4 भुजाएं, तो 4 वर्ग इकाई। अगर एक एक को मानेंगे तो 4 वर्ग इकाई, और कुछ नहीं जाएगा। समझ पा रहे हैं, मतलब इसको पिचका के देख लेंगे तो ये ऐसी आकृति का निर्माण हो जाएगा, और इसीलिए इसका आंसर जो हो जाएगा 4 वर्ग इकाई। अगला प्रश्न लीजिए कि सुमन के पास 5 रुपए और 2 रुपए के कुछ सिक्के हैं। 2 रुपए के सिक्कों की संख्या 5 रुपए के सिक्कों की संख्या से दुगुनी है। सुमन के पास कुल 108 रुपए हैं। सुमन के पास 2 रुपए के कितने सिक्के हैं, ये ऑप्शन दिए हुए हैं, और अब निकाल के देखना है कैसे आता है। चलिए तो माना 5 रुपए के व 2 रुपए के सिक्के क्रमशः 5x व 2x हैं। अब ये कह रहा था दुगने हैं, 2 रुपए के सिक्के दुगने हैं, तो 2 का 2x में गुणा करके 5x के जोड़ दिए, टोटल कुल पैसा 108 रुपया था। तो ये 2 दूने 4x बन गया। हल करके निकालेंगे, x का मान आ गया 12 है। तो 2 रुपए के सिक्के की पूछ रहे हैं, तो 2 रुपए के 2x थे, तो 2 गुणे 12 अर्थात 24 सिक्के। और ध्यान है आपको, अभी 24 किसमें था, 24 था यहाँ पर डी नंबर में। तो ये डी नंबर हमारा ऑप्शन यहाँ पे हो गया। हल करना आना चाहिए, तभी आप कर पाएंगे वहाँ पर। तो अगला प्रश्न ये है कि निम्नलिखित संख्याओं में से कौन सी संख्या संपूर्ण संख्या है। 16, 36, 28 और 49। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए संपूर्ण संख्या की परिभाषा। संपूर्ण संख्या वह होती है कि वह संख्या जिसके सभी गुणनखंडों का योग उस संख्या का 2 गुना हो, संपूर्ण संख्या कहलाती है। और गुणनखंड निकालना आना चाहिए आपको। तो गुणनखंड देखिए इन सब का निकालेंगे, मैं इसका निकाले देता हूँ जिसका परफेक्ट संख्या है, इनका सबको निकालेंगे तभी आपको समझ में आ जाए कि वो फिट नहीं बैठेगा। तो 28 का कैसे निकाला, 28 का 1 में 28 का गुणा करेंगे, 1 तो ये निकला है। 2 का 14 करेंगे तो इससे भी 28 बन जाएगा। 4 से 7 करेंगे तो ये भी 28। यानी हमारा जो गुणनखंड बने वो बने 1, 2, 4, 7, 14 और 28। अब इनका योग यानी कि इन सबको जोड़ दीजिए। तो 1, 2, 4, 7, 14 और 28, इन सब का जोड़ यदि दी गई संख्या यानी इसका दुगुना है, तो इसका दुगुना 28 है, 56 है, तो 28 दूनी 56, तो ये हो जाएगी जी 28 हमारी परफेक्ट संख्या। और इनका इस तरह करके निकालेंगे तो आएगा, लेकिन ये परफेक्ट ये संख्या नहीं मिलेगी। यानी ये इसका यानी 16 का 32 नहीं बनेगा, 36 का 72 नहीं बनेगा, 49 का भी डबल कर दीजिए, कितना 98, वो नहीं बन पाएगा। तो नहीं बनेगा, नहीं वो परफेक्ट संख्या नहीं होगी, केवल 28 हमारी परफेक्ट संख्या है। ये ध्यान रखना है। गुणनखंड दुगना होना चाहिए, गुणनखंड के योग यानी गुणनखंड करने के बाद जो ये संख्याएं निकल आती हैं इसका दुगना हो जाए, यानी जिस संख्या का निकाला है उससे ये अगर डबल आ जा रहा है इसका जोड़, तो ये परफेक्ट संख्या होगी। ध्यान रखना है, संपूर्ण संख्या या परफेक्ट नंबर।
अगला प्रश्न है कि दो त्रिभुजों की सर्वांग समता नहीं है जी। एस मतलब साइड साइड साइड, यानी भुजा भुजा भुजा, कोण कोण कोण, एवं एंगल एंगल एंगल, और साइड एंगल साइड, अर्थात भुजा भुजा कोण भुजा, या एंगल साइड एंगल, यानी कि कोण भुजा कोण। तो इसमें तीनों कोण वाला हिसाब किताब इसमें त्रिभुजों की सर्वांग समता में नहीं बैठता है, बाकी ये तीनों बैठ जाते हैं, ये याद रखना है। एक समचतुर्भुज के विकर्ण 16 सेंटीमीटर और 30 सेंटीमीटर है, तो इसका परिमाप क्या होगा? ये ऑप्शन दिए हैं, जरा इसका बार हल करके देख लीजिए, फिर बाद में समझ में आएंगे आपको। तो जी ये एक समांतर चतुर्भुज हम बना लेते हैं, ये ABCD ले लिया, तो विकर्ण ये कहलाते हैं, ऐसे ऐसे बीच से काट देने वाली ये जो रेखाखंड है आमने सामने बनाने के बाद, ये कहलाते हैं विकर्ण। तो ये दिए हैं 16 और 30, तो इसको आधा आधा, जो विकर्ण हमेशा क्या समांतर चतुर्भुज के एक दूसरे को प्रतिच्छेद करते हैं, तो ये प्रतिच्छेद माने आधे आधे टुकड़े करते हैं, समद्विभाजित करते हैं, प्रतिच्छेद के साथ समद्विभाजित करते हैं। तो ये 30 को करेंगे तो ये 15 15 में टूट जाएंगे, ये 16 है तो ये 8 8 में, तो ये क्या बन जाएगा हमारा? एक क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा हमारा एक त्रिभुज, एक समकोण त्रिभुज बन रहा है। समकोण त्रिभुज में क्या, कोई से भी एक ले लीजिए, चाहे इधर का इधर के, सारे तो बराबर हैं। तो मान लीजिए इसमें इसी में ले लेते हैं। तो समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग बराबर होता है आधार और लंब का वर्ग, आधार का वर्ग और लंब का वर्ग जोड़ दीजिए। तो ये पाइथागोरस प्रमेय लगा के, तो ये जी आधार यहाँ पर ये 15 है और लंब हो गया 8, जोड़ दीजिए तो 15 का हो जाएगा 225 और 64 289। तो ये 289 होता है 17 का, तो एक भुजा निकल आई हमारी 17 सेंटीमीटर। जब एक भुजा 17 सेंटीमीटर, तो परिमाप निकाल लीजिए। परिमाप क्या होता है? चूँकि सारी भुजाएं बराबर हैं, तो ये हो जाएगा कि एक भुजा गुणे 4, यानी 17 में 4 का गुणा कर दीजिए, 17 चौको 68। देखिए कहाँ पर था जी? 68 था हमारा डी नंबर पर, तो हमारा ये ऑप्शन डी सही हो गया, इसको लगा लीजिएगा। अब अगला प्रश्न ये कह रहे हैं कि भुजाओं की किन मापों से त्रिभुज संभव नहीं है, ये दिए हुए हैं। तो इसके लिए आपको ये दोनों कारण याद रखने पड़ेंगे, इसी से आपको ये फिट बैठाना पड़ेगा। कारण क्या है? तीसरी भुजा दी हुई दो भुजाओं के योग से कम होनी चाहिए, यानी ये जो 3 भुजाएं हैं, तीसरी भुजा यानी जो सबसे बड़ी होगी, इन दोनों को जोड़ दें तो वो जो है उससे कम हो जाए, यानी इन दोनों को जोड़ देने से ये चौड़ा कम हो जाए तो फिट बैठ जाएगा। दूसरा यानी निर्माण संभव हो जाएगा। और तीसरी भुजा दी ही दोनों भुजाओं के अंतर, यानी इन दो भुजाओं में से को घटा दें, ठीक है, तो तीसरी भुजा के अंतर से अधिक होनी चाहिए, यानी कि उसका जो डिफरेंस होता है वो ज़्यादा होना चाहिए। जैसे मान के चलें, इसको लेते हैं, तीसरी भुजिया द्विभुज यानी 4.5 और 6 के जोड़ेंगे तो इससे ज़्यादा होना चाहिए, 7 से ज़्यादा। तो देखो जी, ये 6 4 10 मतलब 10.5 हो गया, 7 से ज़्यादा है, ठीक है। अब ये कह रहा है इन दोनों को घटा दो, तो तीसरी भुजा ने 6 में से 4.5 घटा देंगे तो कितना आएगा? 1.5। तो ये 1.5 जो है से जो है ये 7 ज़्यादा होना चाहिए, बिल्कुल ज़्यादा है। तो ये तीनों में तो लागू हो रहा है, इस पर लागू नहीं हो रहा है। इसका मतलब ये है कि देख लीजिए, ये दो, ये बड़ी भुजा, फिर छोटी से छोटी, उससे छोटी, इन दोनों को जोड़ दें तो यानी 3.5 में 2.8 जोड़ेंगे तो 8 5 13 यानी 6.3 होगा। तो इन दोनों का ये तो हो गया, देखिए 8 5 13 की 3 और 3 2 6.3, और जबकि ये यहाँ पर 6.4 है, तो ये कम होनी चाहिए, तो ज़्यादा है, तो यहीं से फेल हो गया, ठीक है। और तीसरी भुजा दोनों भुजाओं के अंतर से अधिक होनी चाहिए, तो दो अंतर से दोनों भुजाएं जोड़ लीजिए, इसको घटाएंगे तो इससे कम होना चाहिए, है ना, ठीक है ना। तो इसको दोनों अंतर से मतलब अधिक होनी चाहिए, तो देख लीजिए इन घटाने पे अधिक तो है, लेकिन एक चीज़ जो है फेल हो रही है। इनमें कोई सा भी फेल हो जाता है तो वो जो है त्रिभुज संभव नहीं होता है, याद रखिएगा उसको। अब अगला प्रश्न ले लेते हैं, ऋण 1 की घाते 2 की पावर n, जहाँ n प्राकृत संख्या है, तो इनमें से कौन सा मान होगा? तो ध्यान रखना है, ऋण की घात सम संख्या यदि होता है तो उसका मान हमेशा 1 होता है। तो यह ऋण की घात 2n है, यानी कि ये n में क्या है, कुछ भी रखेंगे हमेशा सम संख्या ही आएगी। सम संख्या में आएगा तो ऋण 1 धन 1 होगा, और यदि विषम संख्या आता है तो ऋण 1 हो जाएगा, ध्यान रखना है। तो यहाँ सम है तो धन 1, और यदि यही ऋण हो जाएगा तो विषम हो जाएगा तो ऋण 1 हो जाएगा, ध्यान रखना है। यहाँ पर सम है तो धन 1
और विषम हो जाएगा तो ऋण 1। एक सम अष्टभुज में कितनी सममित रेखाएं होती हैं? ध्यान रखना है, इसमें जो भी सम बहुभुज होगा, जितने का सम बहुभुज होगा उतनी ही सममित रेखाएं होती, बिल्कुल याद रखना है इसको। तो अगर इस षटभुज होता तो 6 होती, चतुर्भुज होता तो 4 होती, और इसमें अष्टभुज है तो 8 होंगी। बिल्कुल आंख मूंद के लिख देना है, ये याद रखिए। तो यहाँ पे मैंने समझाने की कोशिश की, षटभुज में 6, अगर चतुर्भुज करेंगे तो 4, यानी कि इसमें वर्ग में, और सम षटभुज, ध्यान रखिए कोई भी अष्टभुज सम होना चाहिए तो उसमें उतनी ही रेखाएं होंगी, यानी सममित रेखाएं। अगला प्रश्न लेते हैं कि एक वृत्त में कितनी सममित रेखाएं? तो वृत्त तो जी इसमें बहुत अनंत होती है, यानी केंद्र से जाने वाली अनंत रेखाएं होती हैं, तो ये अनंत लिख दीजिएगा इसमें। अब कोई संख्या 483 से विभाजित है, वह संख्या निम्नलिखित में से किससे विभाजित होगी? तो जी देख लीजिए, ये जो है पहले तो इसका बहुत अच्छा तरीका ये है कि इन तीनों को जोड़ लीजिए। तो 8 3 11 4 15, क्या ये 15 9 से 15 जाएगा, विभाजित होगा? नहीं होगा तो नहीं जाएगा। 13 से जाएगा, 13 से तो विभाजित नहीं होगा। 18 से भी 15 विभाजित नहीं होगा। और 21 से संभावना देख लीजिए, 2 1 3 हो जाएंगे अगर हम जोड़ें, तो 3 का भाग देंगे तो यानी 21 से भाग देके सीधे सीधे देख लीजिए, तो 21 दूनी 42 और 6 63, 21 63, तो ये चला गया 21 से। इस तरह इसको निकाल लेना है। किसी संख्या को 5 से विभाजित करने पर शेषफल 4 प्राप्त होता है, 2 से विभाजित करने पर शेषफल 1 प्राप्त होता है, उस संख्या की इकाई का अंक क्या होगा? इसको हल करने पर 1 आ जाता है, मैं यहाँ पे एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ, बाकी इसका आंसर 1 आता है। तो आप थोड़ा सा किताब से भी कर सकते हैं, बहुत आसान है ये।